अगर उनको भी बार बार थोड़ा 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 सोचते हैं, समझते हैं कि क्या क्या किए गए थे, तो उनमें से कुछ ना कुछ भावना आती है, कभी कभी तो आती है, चलो ये किया था तो चलो हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। और ये जो बैठकें होती हैं ये इसी चिंतन के लिए हुआ करती हैं। बैठक में और कार्यक्रमों में यही अंतर होता है। बैठक में हम आराम से यहाँ पर ना किसी का स्वागत सत्कार ये वो फलाना मुख्य अतिथि को, हम घर में बैठे हैं आराम से। घर में बैठने का मतलब है हम हर वो बात कर सकते हैं जो शायद बाहर के बड़े मंचों पे नहीं की जा सकती हो। तो आदरणीय भाई प्रकाश जी ने अपनी बातों को जैसे रखा, मैं उनका आभार करता हूँ। और आदरणीय पृथ्वी जी कह रहे थे कि बड़ा परिश्रम मैं तो थोड़ा किया है। प्रकाश जी सवेरे चले महू से इंदौर से फ्लाइट से दिल्ली से पानीपत से रात को चंडीगढ़ पहुँचे 1:30 बजे। सवेरे दीनानगर जाना था स्वामी जी से मिलने पर, वो ऐसा लगा कि 1:30 बजे पहुंचने के बाद सवेरे 5 बजे निकलना दीनानगर, फिर वापसी आना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस चक्कर में वो थोड़ा सा रुकना पड़ा। शाम को चंडीगढ़ की मीटिंग है। तो भाई प्रकाश जी की आयु तो मेरे से बहुत बड़ी है, उस हिसाब से मैं कहूँ तो सबसे बड़ी मेहनत तो उन्हीं की है। आज वो 76वें वर्ष में चल रहे हैं, 76 वर्ष में वो युवा हैं और आगे हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सुधीर शर्मा जी और आपके उप प्रधान श्रीमान रंजीत जी और भाई साहब का नाम थोड़ा सा सुदेश जी जानता रहूँ। छोटा सा अनुरोध है, जो खाली कुर्सियां अगर आगे आ जाएं तो अच्छा, पीछे से जो आगे आ सके। यहाँ खाली कुर्सियां रखी हुई, इधर भी 2 हैं, इधर भी हैं, आगे आ जाएगी। और भी पीछे से जो है ना, सबसे पीछे वाले आगे आ जाए। यहाँ भी एक कुर्सी, इधर भी। तो आज जिस क्रम को आदरणीय प्रकाश जी ने आरंभ किया है, मैं थोड़ा सा उस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे पृथ्वी जी ने कहा था कि विनय जी निमंत्रण देने आए हैं, तो भाई आज मैं निमंत्रण देने तो नहीं आया। और निमंत्रण देने इसलिए नहीं आया कि आर्य समाज का 150वां साल हम सब का है और हम सभी करने वाले हैं। तो इसलिए कौन किसको निमंत्रण दे। मैं कहूँ जी भाई साहब आर्य समाज के 150 साल हो गए, आइए। आप कहोगे जी हमारा भी तो आर्य समाज है, हमारे भी 150 साल हो गए। तो हम सबका निमंत्रण मैं देने नहीं आया, केवल क्योंकि आपने मिलकर जिम्मेदारी दिल्ली को दी कि आप दिल्ली में कार्यक्रम करिए, इसलिए व्यवस्थाओं को साझा करने आया हूँ। कुछ मुद्दों को आपस में चर्चा करने आया हूँ कि हम बैठे विचारें। जब हम इतनी बड़ी बैठक करते हैं तो इस बैठक की बड़ी कीमत है, छोटी कीमत नहीं है इस बैठक की। हम सोचे 4 घंटे की बैठक है, नहीं 4 घंटे की बैठक नहीं है। अगर यहाँ पे 200 लोग उपस्थित हैं तो 200 गुना 4 घंटे लगा लो, कितने हो गए? कितने हुए हैं? ना जी ना, हिसाब लगाओ ठीक से। हैं कितने घंटे हुए? 800 घंटे। और जितना आपका आने और जाने में समय लगेगा उसको जोड़ लो, तो 2-2.5 हजार घंटे खर्च हुए आज की इस बैठक के लिए। आसान नहीं है। मैन पावर की कीमत है, हर व्यक्ति की कीमत है आज के समय में, हर व्यक्ति के समय की कीमत है। इसलिए आज हम बैठे तो कुछ नई चीज के लिए बैठे, नए सोचने के लिए बैठे। और जब उठें तो कुछ लेके उठें। ऐसा ना लगे सब्जी मंडी गए भी थे, लेके कुछ नहीं आए, खाली हाथ वापिस आ गए, फिर गली वाले से सब्जी खरीदी, फायदा क्या हुआ मंडी जाने का। भाई अगर हम यहाँ पर आए हैं, मकसद है कि आज हम कुछ विशेष चर्चा के लिए बैठे। निमंत्रण तो आजकल व्हाट्सएप पे जाते हैं, शादियों के भी व्हाट्सएप पे जाते हैं, बाद में फोन जाता है, बहन जी व्हाट्सएप पे भेजता है, देख लेता मुंडे की शादी है कि आ जाना जरूर। क्यों जी ऐसा ठीक है गलत है? डब्बे देने भी जाते नहीं, आजकल जो शादी में आता है उसे डब्बे दे देते हैं, जो आएगा भाई वही ले जाएगा। तो चीजें चेंज हो चुकी हैं, इसलिए हमें अपने समय का पूरा सदुपयोग करना। जहाँ पर बैठ करके हर व्यक्ति से मेरा एक ही अनुरोध है, कुछ ना कुछ विशेष लेके जाना है। 150 साल उस संस्था के हुए हैं जिस संस्था ने देश में परिवर्तन किया था, और परिवर्तन भी ऐसे किया था कि लोगों को दिखता तो है परिवर्तन, और उसको ये नहीं पता कि ये परिवर्तन किया किसने था। मैंने कल पानीपत की बैठक में कुछ चीजें रखी थी। आज थोड़ा सा समय लगेगा, आपका हो सकता है आपको लगे ज्यादा समय है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो चीजें हमारे सामने आई। आर्य समाज वो संस्था है जिसने इस देश को वास्तविकता में बदला था, और इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। मैं भी घर का, आप भी घर के, इसका ये मत समझना कि मैं जो भी कह रहा हूँ कुछ भी कह दूँ आप मान लें, ना भाई। हम आज आराम से सोचें, मेरे पूर्वजों ने 150 साल में इस समाज में बदलाव क्या किया है। लाला देवराज जी के बारे में मैंने अभी भाई साहब से पूछा, आपके जलंधर के थे। स्वामी श्रद्धानंद की इच्छा होगी भी कन्याओं का विद्यालय भी खुलना चाहिए। देवराज जी की जिम्मेदारी लगाई, आप खोलो भाई कन्याओं का विद्यालय।
लाला देवराज अपनी आत्मकथा लिखते हैं, आप में से कितनों ने उनकी आत्मकथा को पढ़ा है? आप बताना कितनों ने पढ़ा है? एक व्यक्ति रंजीत जी ने पढ़ा है। भाई मेरा एक निवेदन ये है, अगर आप आर्य समाज को जीना चाहते हो, आर्य समाज का काम करना चाहते हो, तो आर्य समाज के इतिहास के थोड़ा सा अंदर जाओ, तब आनंद आएगा, पता लगेगा हम हैं क्या। हमें अभी भी ये नहीं पता, बाद वाले बाहर वाले को तो बाद में पता लगेगा, पहले हमें समझना पड़ेगा हम क्या है। लाला देवराज ने ये सोचा चलो भाई कन्या विद्यालय खोलते हैं, तो कहते हैं मैं जलंधर की गलियों गलियों में घूमा, तुम अपनी बेटी भेज दो, तुम अपनी बेटी भेज दो, तुम अपनी बेटी, कोई भेजने को तैयार नहीं हुआ। जिससे कहें लाला जी माफ करना, हम समाज का दबाव नहीं झेल सकते। समाज वाले कहते लड़कियों को नहीं पढ़ाना, ज़्यादा पुरानी 500-1000 साल पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, 125 साल पुरानी, 130 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपसे। बोले नहीं हम नहीं दबाव झेल सकते। बोले बड़े मुश्किलों से मेरे प्रभाव के कारण से 3-4 परिवारों ने अपनी बेटियां भेजी है, बहनें माताएं बैठी हैं, ध्यान से सुनना। आर्य समाज ने किया क्या है, परिवर्तन दिखता तो है सोसाइटी में, ऐसे नहीं आया। बोले भेजी, हमने 2 कमरे किराए पे लेके शुरू तो कर दिया था, लेकिन 2 दिन बाद इनके रिश्तेदार आ गए, कोई यहाँ से कोई वहां से, और वहां आकर के कहने लगे तेरी हिम्मत कैसे हुई इन बेटियों को पढ़ाने की, घर वापस भेज। और लाला तेरे को दोबारा बता रहे हैं कभी लड़कियों को दोबारा पढ़ाने की हिम्मत मत करना। तेरे ऐसे बेइज्जती करके चले गए जैसे मैंने सबसे बड़ा पाप कर दिया हो। मैं घर जाके रोया, सोचा मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलत किया, फिर हिम्मत बांधी, फिर दयानंद को सोचा। दयानंद ने कहा है कि बेटियों को पढ़ाना है तो बस मेरा कर्तव्य यही है कि पढ़ाना ही है। जब मैंने दोबारा से गलियों में दिन की तपी दोपहर में सिर पे तौलिया रख के फिर निकलता था गलियों में घर जाने के लिए, बेटियों को तैयार करूंगा पढ़ाने के लिए। देखना भाई ये अब हो गया एक बार। तो वो कहते हैं पंचायत हुई, और पंचायत में खड़े होकर के मेरे बारे में क्या क्या ना बोला गया। और ये बोला गया लाला तो इस कारण से लड़कियों का स्कूल खोलना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं क्या क्या बोला गया होगा। लाला तो मुंह काला कराने के लिए लड़कियों को पढ़ाने के लिए लाना चाहता, घरों से निकाल करके, हम नहीं इस पाप को होने देंगे। बोले अब इन बातों को सुन के तो बड़े से बड़ा भी अपने घर पर बैठ जाता, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी, चलता रहा, निकलता रहा, और आस्ता आस्ता बेटियां आने लगी। पढ़ाने वाला कोई तैयार नहीं होता था, बड़ी मुश्किलों से किसी बेटियों को तैयार करके, जो थोड़ा होता कहीं से पढ़ लिख गई थी, उनको बैठा बैठा करके पढ़वाना शुरू किया। उस समय का तब सोचना, थोड़ा अनुमान लगाओ, आराम से आंखें बंद करके सोचना आर्य समाज ने किया क्या है। आज किसी की हिम्मत है ये कहने की कि बेटियों को मत पढ़ाओ? बोलो आप हाँ या ना करना, नहीं है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो ये कारण केवल और केवल आर्य समाज, लाला देवराज, ऋषि ध्यान के सिवाय और कोई कारण नहीं है। इस बात का जो समाज में परिवर्तन आ गया। मत मानो आप, मत माने दुनिया, उससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन ये परिवर्तन आपके उन लोगों के तब के कारण से आया। और जब स्कूल खोला लड़कियों का, जलाने के लिए आए, जलाया, तोड़ा, और पंचायत करके कहा अगर किसी ने इस समाज को दान दिया, अगर किसी ने लड़कियों को भेजा, अगर किसी ने इस यहाँ पर पढ़ाने के लिए अपनी बहन बेटी को भेजा, तो उसका समाज का बहिष्कार करेगी। सोचना जरा, आज जो परिवर्तन आया, आज प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दयानंद ने कब कहा था? 150 साल पहले। और कहा नहीं था, आर्य समाज के लोगों ने किया था। तो पहले मैं ये कहा करता था आर्य समाज की बड़ी भारी सफलता है, आर्य कन्या विद्यालय खोले आर्य समाज ने। तो भाई आज मैंने चेंज किया उसको। आर्य समाज की सफलता इसमें नहीं है कि आर्य समाज ने आर्य कन्या महाविद्यालय खोले। आर्य समाज की सफलता तब शुरू हुई जो ये कहते थे अपनी बेटियों को बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे, उन्होंने सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय खोलने शुरू किए। ये थी आर्य समाज। हाँ या ना करना, ये सफलता आज बरकरार है या नहीं है, ईमानदारी से उत्तर देना। फिर हम ये कहें कि आर्य समाज नहीं है, भाई आर्य समाज ही तो दुनिया बन चुकी है। विधवा विवाहों को कर रही है दुनिया, बेटियों को पढ़ा रही है दुनिया। और जिस दलित समाज के लिए आर्य समाज ने अपना सब कुछ दिया, आर्य नगर बनाए, कहां कहां बनाए, कितने जगह बनाए, हिसाब ही नहीं है। आर्य नगर जलंधर में है। दिल्ली में आर्य नगर सबसे पहले स्वामी ऋषिधानंद ने बसाया। कल्पना कर सकता था कोई उस समय? ईमानदारी से सोचो, आर्य नगर बसाना, इतनी बड़ी जमीन खरीदना, उसमें 100 गज के प्लॉट काटना, अपने उन भाइयों को देना जिनको ये कह दिए गए थे तो बाहर हमारे साथ खड़े भी नहीं हो सकते, उन लोगों को घर देना, बीच में समाज का मंदिर बनाना, लड़कियों के लिए स्कूल बनाना, लड़कों के लिए स्कूल बनाना, उनके लिए कुएं खोदना, उनके लिए
सिलाई मशीनें देना, उनकी बेटियों को बहनों को काम करना सिखाना, और ये कहना अब तुम हमारे बराबर हैं, तुम भी अपने नाम के आगे आगे लिखोगे, हम भी अपने नाम के आगे आगे लिखेंगे, अब ना तुम छोटे अब ना हम बड़े। ये बराबरी का दर्जा देने का काम जो सरकारें आज आरक्षण के माध्यम से करना चाह रही हैं, वो आर्य समाज ने आज से 125-150 साल पहले मूर्त रूप देके कर दिया था। कितनी बड़ी भाषा बिरादरी को बदल करके कह दिया तुम्हारे हो। सोच के देखना जरा, सोचो आज कितनी बड़ी भगत बिरादरी को करके कह दिया तुम आ रहे हो, तुम्हें ये सब अधिकार है जो हमें अधिकार है, जनेऊ तुम पहनोगे, हवन तुम करोगे, हवन तुम कराओगे, करके तो देखे, कह के तो देखे। आज के समय में कोई हिम्मत नहीं कर सकता। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है 150 साल के आर्य समाज के इतिहास को हमने भुला दिया। हमें मालूम नहीं है कि हमने किया क्या है। कल एक चर्चा चल रही थी छोटी सी पानीपत में, मैं उसको दोहराता हूं आपके बीच में। स्वामी भवानीदास सन्यासी की घटना सुनाता हूं आपको। नाम सुना आप में से किसी ने? भवानीदास सन्यासी का नाम आप में से किसने सुना? 1 2 आपने हाथ उठाया था। कहाँ के थे? नहीं ध्यान, कोई बात नहीं। देखो कभी कभी तो मुझे लगता है प्रधान जी 3-4 दिन की कथाएं इस पे होनी चाहिए आत्मा के इतिहास, उसके बिना हम नहीं पहुंच पाएंगे हमने क्या किया है। और हमारे साथ जिम्मेदार अधिकारियों को पूरा दिन बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आत्मा ने किया क्या। भवानीदास सन्यासी दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ नौजवान था। उनके पिताजी बिहार से गए थे मजदूर के रूप में, इंडेंटल लेबर के रूप में गए थे। वहीं उसके जन्म हुआ जोहान्सबर्ग में, डरबन में। और वहां से उसने कहा कि अब ठीक है, अब यहाँ पे बहुत हो गया, वापसी गांव चलते हैं। तो उन्होंने अपना जहाँ कैसे अच्छा कमा लिया, बाद में वहां पर जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसको लेके बिहार के गांव में आ गए। और बिहार के गांव में आकर के जमीन खरीद ली, 6 गांव खरीद लिए, अपना घर बना लिया, खेती वेती शुरू कर दी। 6 गांव की जमींदारी बहुत बड़ी होती थी उन दिनों में। तो जब गांव के लोगों ने पंचायत करी, ये जो गया था हमारा आदमी यहाँ से, इसको जाति में शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। बोले भाई जाति में शामिल क्यों नहीं करोगे? बोले 7 समुद्र पार की यात्रा कर गया इसलिए इसका धर्म भ्रष्ट हो गया, जाति बहिष्कृत हो गया। मतलब 7 समुद्र पार जाने में भी जाति बहिष्कृत हो जाया करती थी। अब जब वापिस आया जाति में शामिल नहीं किया गया, लेकिन पैसे वाला था, अच्छी जमीन, अच्छा पैसा लाया था, तो उनको लालच आ गया। उनका ऐसा करो भाई, एक तो 6 के 6 गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराओ, राजपूतों को भोजन कराओ, इनको इतनी दक्षिणा बांटो, इनका ऐसा करो तो तेरे को जाति में वापिस शामिल कर लेंगे। लेकिन तेरा ये जो बेटा है ना, इसको नहीं कर सकते। बोले क्यों भाई? कि मेरा खून है, मेरा बेटा, इसको क्यों नहीं करोगे? बोले ये विधवा से पैदा हुआ है, ये विधवा से पैदा हुआ है, तूने विधवा से शादी करी थी, इसलिए इस बेटे को नहीं कर सकते, ये पाप हम नहीं कर सकेंगे। भवानीदयाल सन्यासी, भवानीदयाल नौजवान था, उसको गुस्सा इतना ज्यादा आया, ऐसी हिंदू जाति का क्या मतलब, ऐसी जाति के अंदर रहने का क्या अर्थ है। पिताजी को कहा कि पिताजी मैं अभी जाति में रहना नहीं चाहता। पादरी एक पल्ले पड़ गया, उस पादरी के चक्कर में आकर के वो ईसाई बनने की तरफ चल पड़े और पादरी उनको कलकत्ता ले गया। बंधुओं, दयानंद ना होता और दयानंद की लिखी सत्यार्थ प्रकाश ना होती और वो सत्यार्थ प्रकाश भवानीदयाल को ना मिल जाती और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के पश्चात वो अपने उस पादरी से प्रश्नोत्तर ना करता और प्रश्नोत्तर का उसको जवाब अगर मिल जाता तो वह भवानीदयाल एक पादरी भवानीदयाल बन जाता। जो सन्यासी भवानीदयाल बना उसको पढ़ करके और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का उपदेशक बना। 8 साल तक बिहार में उपदेशक के रूप में काम किया और फिर यहाँ से वापस लौट गए साउथ अफ्रीका। और आज जो साउथ अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर आर्य समाज जिंदा है, जीवित है, बड़े स्तर पर काम कर रहा है, जिसको आप सम्मेलन में देखेंगे। अगर वो काम कर रहा है तो वो भवानीदयाल सन्यासी नाम के व्यक्ति के जाने के कारण से वो काम हो पाया। आप अपने मोबाइल पे डालना प्रवासी की आत्मकथा, प्रवासी की आत्मकथा डालते ही वो मोबाइल पे जीवनी आ जाएगी। समय निकाल करके आधा घंटा पौना घंटा रोजाना पढ़ने का क्रम बना लो सवेरे। आर्य समाज अपने आप आगे बढ़ेगा, आपको पता नहीं लगेगा आर्य समाज कब आगे बढ़ गया। आप पढ़ना शुरू कर दो। जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं ये जिम्मेदारी ले लें कि नहीं मैंने पढ़ना है क्योंकि मैंने आर्य समाज को आगे बढ़ाना है। गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने वाले को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसी तरह से आर्य समाज चलाने वाले को आर्य समाज के पूरी अंदर तक की गहराई की जानकारी होनी चाहिए। अब मेरी घटना ये तो अलग थी जिसके कारण से सुनाई,
घटना दूसरी है जिसके कारण से मैंने घटना सुनाई। आज वो 7 समुद्र पार करके आया तो जाति से बहिष्कृत हो गया था। दयानंद ने कहा था कि 7 समुद्र पार जाकर के धर्म का भी प्रचार करना चाहिए और व्यापार भी करना चाहिए। दयानंद का लिखे हुए कथन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। बंधुओं, आज आपके पंजाब से हजारों लाखों लोग पिछले 100 साल में 7 समुद्र पार गए हैं। क्या वो वापस आकर के जाति से बहिष्कृत हुए हैं? क्या नहीं। अगर वो नहीं हुए तो उसका कारण दयानंद और आर्य समाज की फैलाई हुई बातें हैं। अगर वो ना होती तो आज ये सारे जाति से बाहर निकल करके मुसलमान और ईसाई बन गए होते। ये है आर्य समाज की जीत कि आज 7 समुद्र पार बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी जा रहे हैं, बड़े बड़े सनातन धर्म के पंडित महात्मा जा रहे हैं। अब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूछा कभी उनसे जाकर के? भाई तब तो होता था, शास्त्र बदल गए, पुराण बदल गए, या तुम्हारी मान्यताएं बदल गई। सच्चाई ये है मान्यता बदलनी पड़ी, ड्यू टू दयानंद वो मान्यता बदलनी पड़ी और कोई कारण नहीं था उनकी मान्यता बदलने का। वो विधवा विवाह के बाद पैदा हुए बच्चे को जाति से बहिष्कार करते थे। आज समाज में कोई घटना घट जाए, समाज खड़ा होकर के कहता है जो होना था सो हो गया, अब इस बेटी का दोबारा विवाह कर देना चाहिए। अगर ये बदलाव समाज के दिमाग में आ गया है तो समझ लेना आर्य समाज की जीत हो चुकी है। होनी नहीं है, हो चुकी है। आसान नहीं था, इसके लिए कोई सरल मार्ग नहीं था। देवराज के लिए भी सरल नहीं था। स्वामी शरधानंद के गुरुकुल कांगड़ी खोलना भी सरल नहीं था। हर काम महत्वपूर्ण थे। बंधुओं, इतिहास बताना पर्पज नहीं, इतिहास बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमने उस समय की जो जरूरतें थी उसके लिए काम किया था। अगर हम उस समय केवल संध्या और हवन करते रहते, हजारों लाखों लोग जो आर्य समाज से जुड़े वो नहीं जुड़ते। कोई बाल विवाह के कारण से जुड़ा, कोई शुद्धि के कारण से जुड़ा, कोई दलित उद्धार के कारण से जुड़ा, कोई हिंदी आंदोलन के कारण से जुड़ा, कोई गौरक्षा के कारण से जुड़ा, कोई स्कूलों को खोलने के कारण से जुड़ा, कोई गुरुकुलों को खोलने के कारण से जुड़ा, कोई भारत की आजादी को कराने के लिए आर्य समाज ने जो काम किया वो तो अपने आप में इतना बड़ा इतिहास है। उसके लिए 6 घंटे 8 घंटे 15 घंटे चाहिए बताने के लिए कि भारत की आजादी आने का कारण अकेला दयानंद की सोच और उसके शिष्यों का बलिदान था। बाकी कोई कारण नहीं था, बाकी कोई कारण नहीं था। अकेला एक परिवार की हिस्ट्री पढ़ ली जाए, केवल एक परिवार की, छोटे से परिवार की, जो आपके जलंधर का परिवार, पंजाब का परिवार, अकेला एक परिवार, गुरुवर सरदार अर्जुन सिंह की हिस्ट्री पढ़ लो, बाकी झूठी। आवश्यकता नहीं है देश की इतिहास को पढ़ने की, बलिदानी इतिहास को पढ़ने की। सरदार अर्जुन सिंह से लेकर के और जो उस पूरे परिवार का बलिदान रहा है, सरदार अर्जुन सिंह के 3 बेटे, सरदार किशन सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार अजय सिंह और किशन सिंह के बेटे सरदार भगत सिंह, तो अपने आप में देश के लिए अपने आप में हीरा। लेकिन उसकी हिस्ट्री को हमने नहीं जाना, हमने नहीं पूछा। आप ये जानते जहाँ पर उनका घर है, क्या नाम? खड़खड़ा फिरोजपुर में से कौन लोग गए हैं वहाँ पे? बहुत लोग गए हैं। उनके कुएं पे क्या लिखा है वहाँ पे, पढ़ा है किसी ने? उनका जो कुआं है घर का, उस पर क्या लिखा है पता आपको? भाई अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, आप सोच नहीं सकते कितनी महत्वपूर्ण लिखी है। उस पे लिखा है आर्यादा खून, आर्यादा खून। और क्यों लिखा आर्यादा खून पता है आपको? क्योंकि आर्यों के कुएं पर ही सबको पानी भरने की अनुमति थी, बाकियों के कुएं पर नहीं थी। वो दूसरे दलित परिवारों के लोग उससे पानी भर सकते थे, दूसरे कुएं पे पानी भरने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने लिखवाया आर्यों का कुआं, यहाँ कोई मना नहीं कर सकता किसी को पानी भरने से। सोचो तो सही कितना बलिदान था उस परिवार का। और जो उनकी पाकिस्तान में खेती रह गई थी, बहुत बड़ी खेती उनकी पाकिस्तान में थी, जमीन, उस जमीन के कागजात मिले। उन कागजातों के ऊपर जो नाम लिखा है, उन कागजातों पे नाम लिखा है आर्यादे बाग, आर्यादे बाग। तो पता लगा ये आर्यादे बाग कौन है भाई? बोले सरदार अर्जुन सिंह की पैतृक संपत्तियों का हिस्सा है जो पाकिस्तान में लायलपुर के अंदर या कौन सी जगह, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, वहां पे रह गई थी। उस समय की कल्पना तो करो। देशभक्ति के इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनकी भतीजी की लिखी हुई कहानी भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, क्या कमाल की पुस्तक, हद है उस पुस्तक की, हद उस पुस्तक के लिखे एक एक शब्द की हद है। जब वो पुस्तक लिखती है वीरेंद्र सिंधु, वो कहती हैं कि जब तक घर में हवन नहीं हो जाता था खाना नहीं बनाया जा सकता था, खाना बनाना शुरू नहीं किया जा सकता था। क्यों? खाना बना लिया था कोई बच्चा खा के चला जाएगा, पहले हवन करेंगे उसके बाद खाना बनना शुरू होगा। कितना बड़ा बलिदान था। कौन थे? सिख परिवार था, नाम माता का विद्यावती था,
हमने तो सिख परिवारों में विद्यावती नाम नहीं सुना, विद्या कौर को सुना है। विद्यावती नाम क्यों हुआ? नाम बदले। मेरे परिवार में जो ऋषि जान ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया, नाम रखने की परंपरा, वही नाम मेरे परिवारों में रहेगा। भगत सिंह अपनी माता को पिता को पत्र लिखते हैं, आप मेरे को शादी के लिए बुला तो रहे हो पर आप भूल गए हो जब मेरे दादा ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया था, उस समय आप मेरे दादा ने कंधों पे बिठा करके मुझे और जगत सिंह को देश पर वक्फ कर दिया था। ये मेरा पत्र नहीं है लिखा हुआ, भगत सिंह का लिखा हुआ पत्र है। इसलिए पिताजी अब तो मेरा विवाह देश के साथ हो चुका, अब होना नहीं है। वो 23 साल के नौजवान में भावना भरी कहां से थी? सोचो जरा, किस धार्मिक स्थान में जाकर के प्रवचन हो रहे थे इस विषय के? केवल आर्य समाज के मंदिर के अंदर ये प्रवचन होते थे, आज भी और कहीं नहीं होते। आज भी और कहीं देशभक्ति की भावना नहीं सिखाई जाती। किसी धार्मिक स्थल पे जितने भी मंदिर हैं जलंधर के अंदर, शाम तक 2 घंटे लगा करके 4-4 के ग्रुप में जा करके देखना कि कहां पर देश के और राष्ट्र के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति चिंताएं जताई जा रही हैं। आइए, दीजिए, चढ़ाइए, जाइए, ये 4 चीजें हर जगह मंदिरों में, हर जगह बड़े बड़े मठों में यही 4 चल रही है। देश में कहीं चले जाना, हाँ या ना करना भाई साहब, आइए, चढ़ाइए, जाइए। जो ज्यादा चढ़ाइए थोड़ा और रुकिए, जो ना चढ़ाइए जल्दी जाइए। इसके सिवाय कहीं कुछ और हो रहा हो तो बताना भैया। 150 साल पहले भी आर्य समाज में ही ये चर्चा होती थी, देश के प्रति चिंता, और आज भी आर्य समाज मंदिरों में ही होती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी उन सबसे बहुत ज्यादा है, समझ करके चलना, ये मेरी जिम्मेदारी मेरे पूर्वजों ने निभाई थी। इसलिए आर्य कॉलेज लुधियाना खुला था, इसलिए द्वाबा कॉलेज खुला था, इसलिए कन्या महाविद्यालय खुला था, इसलिए हंसराज महाविद्यालय खुला था, इसलिए डीएवी लाहौर खुला था, इसलिए गुरुकुल कांगड़ी खुला था, इसलिए गुरुकुल ज्वालापुर खुला था, इसलिए गुरुकुल ये फार्मेसी खुली थी। ऐसे नहीं खुले। मैं हिसाब लगा रहा था प्रकाश जी एक दिन, 10,000 आर्य समाज की संस्थाएं देश भर में, दुनिया भर में, और 150 साल हुए। 150 सालों से 10,000 को डिवाइड कर दो एक मिनट के लिए, ओ 150 सालों को 150 से डिवाइड कर दो 10,000 को, कितना बैठेगा? 75-76 बैठेगा। 75-76 को 365 दिन से डिवाइड कर दो, 365 को 75 से डिवाइड कर दो, 4.5। यानी कि पिछले 150 सालों में हर चौथे दिन आर्य समाज की नई संस्था बन रही है। सोचो किस कदर तेजी, किस तैयारी से काम हुआ होगा। हर चौथे दिन नई संस्था, हर चौथे दिन नई संस्था लगातार देश और दुनिया में बनती जा रही है। आप आर्य समाज के उस समय के लोगों की क्रियाशीलता को अनुभव करिए। पैसा कम था, इतना नहीं था जितना आज है हमारे पास। किसके घर थे जिसमें 10-10 कमरे हों? सोचिए किस समय 1-2 कमरे में 6-6, 7-7, 8-8 भाई बहन इकट्ठे रहते थे, तब भी बड़े बड़े आर्य समाज मंदिर बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी बनो। 150 साल में हमें पुराने समय को याद तो करना चाहिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां 150 साल में जब उनके होते हैं, देखती हैं हमारी कंपनियों ने किया क्या, बनाया क्या क्या था। आज हमारी भी जिम्मेदारी, हमारे पूर्वजों ने किया क्या, हमने बनाया क्या क्या है। हर 4 दिन में नई संस्था खड़ी होना। आज अरबों विवाद हैं आज समाज में, गलत नहीं है, विवाद होना स्वाभाविक। बड़ी बड़ी कंपनियां टूट जाती हैं 150 सालों में, बड़े बड़े परिवार नष्ट हो जाते हैं, राजघराने खत्म हो जाते हैं, राजघरानों का नामो निशान मिट जाता है। 150 सालों में हम हैं, पहली जीत, हम इकट्ठे बैठे हैं। दूसरी जीत, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तीसरी जीत, सारी दुनिया का आर्य समाज का परिवार अगले 1 महीने बाद पूरा इकट्ठा हो रहा है झंडे के तलिए। ये छोटी जीत नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों को भूल जाना। अब तक तो ना जाने सुदर्शन जी कहीं होते, पृथ्वी जी कहीं होते, हम कहीं होते, मैं क्यों इनको याद करता, क्यों ये मुझे याद करते। लेकिन हमारी इच्छाएं एक हैं, हमारा गुरु एक है, हमारी सोच एक है, हमारा रास्ता एक है, इसलिए इकट्ठे यहाँ पर बैठे हैं। नहीं तो ना मुझे आपसे लेना, ना वो आपने मुझसे कुछ लेना। क्यों इकट्ठे बैठे हैं? इसलिए कि दयानंद ने हमें रास्ता दिखाया, तो उस पर चलना तो हमें, बाकी कौन चलेगा? चलना भी हमें, चलाना भी हमें। पहले हमें चलना, दुनिया हमारे पीछे चलेगी, आज भी तैयार है, बशर्ते हम आज की समस्याओं को देखना शुरू कर दें। बस थोड़ा सा समय मैं आपको आज की समस्याओं के विषय में रखूंगा। अगर उस समय हमारे लोगों ने उस समय की समस्याओं को ना समझा होता तो परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आज अगर आर्य समाज ने आज की समस्याओं को ना समझा तो मुझे लगता है हम सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे इस समाज के समाप्त होने के कारणों के बीच। माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई, आदरणीय प्रकाश आर्य जी भी साथ में थे, आचार्य देवव्रत जी भी साथ में थे, उन्हीं के नेतृत्व में मंडल मिला था।
बंधुओं, हमने भी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री 40 मिनट बैठेंगे। 40 मिनट की लंबी वार्तालाप, आप सोच के देखिए 40 मिनट कितना समय होता है उस व्यक्तित्व के लिए जो अपने आप में देश और दुनिया का एक आइकन है। अगर देखूं तो दुनिया के 2 या 3 चेहरों के अंदर आज उनका नंबर आता है। 40 मिनट तक उन्होंने फोकस केवल आर्य समाज के मुद्दों पर चर्चा की। कुछ भी टाइम आएगी, कोई पॉलिटिक्स की चर्चा उनके सामने विषय नहीं था। पंजाब की भी चर्चा हुई, पंजाब की परिस्थितियों की भी चर्चा हुई। माइक पे बोलने के कारण बहुत चीजें नहीं बता पाए, लेकिन गंभीरता से हुई। हर चीज पर चिंतित दिखे, हर चीज पर हमारे से अपेक्षा दिखी कि आर्य समाज को अब कुछ इस संबंध में करना चाहिए। स्वदेशी के बारे में चर्चा हुई, स्वदेशी के अभियान की अब दोबारा से बड़ी तेजी से चलाने की आवश्यकता, उस पर चर्चा हुई। और 40 मिनट कितना समय होता है आप अनुमान लगा सकते, कम से कम 15 विषयों की चर्चा हुई। उनके सामने हमने एक और बड़ा विषय रखा। हमारा विषय था कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उसकी बातचीत मैंने कभी आपके बीच में पहले भी जरूर की होगी। वो षड्यंत्र है चाइल्ड फ्री इंडिया के नाम से, जो एक बहुत बड़े षड्यंत्रकारी ये चाहते हैं कि इस पूरे समाज को, हिंदू समाज को संतानों से निसंतान कर दिया जाए। अपने आप ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। उन्होंने तलवारें चलाई, हम खत्म नहीं हुए। उन्होंने मंदिर तोड़े, हम खत्म नहीं हुए। उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, हम खत्म नहीं हुए। उन्होंने हमारे ग्रंथों को बदल करके रख दिया, उनके अर्थ बदल कर रखे, हम खत्म नहीं हुए। उन्होंने कब्जे कर लिए यहाँ पर आकर के, हमें गुलाम बना करके रखा, हम खत्म नहीं हुए। हम दोबारा से आजाद हो गए। अब उनको लगा इस जाति को मिटाना ऐसे तो आसान नहीं है। इस जाति को मिटाने का एक ही तरीका है कि इनका मूल ही नाश कर दिया जाए। मेरी बात को, इसको आराम से समझ लेना। 400-500 सालों से उन्होंने हर तरह से हमें मारना चाहा। हमारी भाषा खत्म करके उर्दू ले आए, हमारी भाषा खत्म करके अंग्रेजी ले आए, हमारी रामायण महाभारत को बदल करके उल्टे अर्थ रख दिए, हमारे वेदों के उल्टे अर्थ करके हमारे सामने दिखा दिए, देखो तेरे वेद में तो ये लिखा है, तेरे वेद तो गडेरियों के गीत हैं। उन्होंने सारे मंदिर, सारे विश्वविद्यालय तोड़ दिए, सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए। हर तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि इनको खत्म करो, हम खत्म नहीं हुए, फिर से जिंदा हो गए। अब उनको एक ही तरीका समझ में आया, इनके समूल नाश करना ही एकमात्र हल है। और समूल नाश करने की उन्होंने आज से 20-30 साल पहले तैयारी शुरू की थी, और आज हम उनके ट्रैप में फंस चुके हैं और आज हम खत्म होने के लिए तैयार हैं। मैंने जब उनके पास बात रखी, उन्होंने कहा कि आपने इस पे शोध किया है। मैंने कहा जी किया है। बोले कैसे किया है? मैंने थोड़ी सी जानकारी उनको दी कि बहुत सारी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल, सोशल मीडिया, कॉमेडी शो और स्टैंड अप कॉमेडियंस। स्टैंड अप कॉमेडियंस समझते हैं? स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा जो एक लड़का लड़की खड़े होकर छोटे छोटे शो में बोलते रहते हैं उल्टा सीधी बात। अब वो कॉमेडी है या क्या है, मैं तो इस तरफ नहीं जाऊंगा अभी। उसमें उनके दिमाग एक ही तरफ चल रहा है, कैसे हिंदू परिवारों के नौजवानों को संतान पैदा करने से रोकने का दिमाग भर दिया जाए। बस उनका एक अकेला सिंगल एजेंडा है। और ये LGBTQ जो कम्युनिटी बन रही है, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, और उसके लिए कानून पास किए जा रहे हैं, उनके लिए व्याख्याएं दी जा रही कि स्वतंत्रता है, हर लड़के को, हर लड़की को जैसे चाहे जिए। और उसके पश्चात में लड़के लड़की की शादी करने की आयु बढ़ती चली जा रही है। आज पंजाब में अमूमन लड़के की शादी 28-29 साल से पहले तो नहीं होती। हाँ या ना करना जी, अंदाजा बताता हूँ लड़की। और आज से 25 साल पहले आपके यहाँ पे लड़के लड़के की आयु जो है, लड़के की 22-23 साल में हो जाती थी। सुदर्शन जी आपकी कितनी एज में हुई थी अंदाजा? 22-23 साल में, 25-26 साल में हुई। नॉर्मली 22-23 साल में हो जाती थी। आज वो उम्र पहुंच गई 28-29 साल। और कई परिवारों में 30-32 में भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। अब उसके बाद शादी हो भी गई, पहले तो शादी करने के लिए हमारे लड़के तैयार नहीं है, लड़कियां तैयार नहीं। मैंने अभी अमेरिका में बात रखी थी, एक परिवार आया और वो कहने लगा मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे परिवार की घटना बता रहे हैं। ऐसा क्या हुआ आपके यहाँ? उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी बेटी की शादी 4 साल पहले हुई थी। 1 साल तो हमने कुछ नहीं बोला, फिर उसको कहा कि भाई कोई खुशी आनी चाहिए परिवार में, जैसे होता है परिवारों में। वो 1-2 साल तो चुप रहे। 4-5 महीने पहले बेटी और दामाद दोनों इकट्ठे आए, हमारे पास बैठे और ये कहा कि पापा आपने कई बार कहा है, हम आपको जवाब नहीं दे पाए। एक्चुअली हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम
चाइल्ड नहीं करेंगे। बोले मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी दुनिया तो उल्टी हो गई है, मुझे क्या करना है दुनिया का, मुझे ऐसा लगा जमीन उल्टी है आसमान नीचे। मैंने खूब समझाया, मैं मेड रख देता हूँ, भारत से बुला देता हूँ, कोई धन की कमी नहीं आने दूंगा, वोट डालने की हमारे पास छोड़ देना बच्चे को, चिंता मत करो, तुम अपना कैरियर देखो। बोले ना पापा, वी आर फाइनली डिसाइडेड। बोले विनय जी, मैं घर गया, जब बैठे अपने घर में तो 4-5-6 दिन बाद अपनी दूसरी बेटी से बातचीत की। दूसरी बेटी ने कहा पापा मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, मुझे ऐसा लगता है मैंने जीवन अपना खराब कर लिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप कल्पना करके देखना, ये 2 बेटियों की कहानी नहीं है, गलती मत मानना। ये अब हिंदू समाज के घर में घटने वाली लगभग आम घटना बनती जा रही है। बेटे बेटियों का शादी से इनकार करना, शादी होने के बाद में संतान से इनकार करना, अगर हो भी जाए तो एक वो भी एहसान पिता के ऊपर माता के ऊपर बड़ा एहसान करके। एक करती है बोलना कहना मैंने, आपने कभी सोचा इसका परिणाम इतना भयानक आएगा, कितना भयानक आएगा कि कुछ ही दिन बाद सारी खेती बियावान दिखेगी, सारी जमीन बंजर दिखेगी, चाह करके भी उसके ऊपर कोई पौधा नहीं उग पाएगा। फिर उस जमीन का क्या होने वाला सोचने के देख लेना। जिसको 600 साल से वो नहीं कर पाए, उन्होंने आपके दिमागों के अंदर, आपके नौजवानों के दिमागों के अंदर ये सब भर दिया है। और ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा दूसरा सुन लीजिए। जिनकी शादियां हो गई उनके अंदर क्षमताएं समाप्त हो रही हैं तेजी से, और जिसका परिणाम भी मैं आपको आपकी आंखों से ही दिखा देता हूँ। पंजाब के अंदर जो थोड़ा सा सर्च करना, जलंधर के अंदर IVF सेंटर कितने हैं जी करना जी, थोड़ा सा कैलकुलेट, अभी आप 5 मिनट में आपको आ जाएगी कैलकुलेशन। आज से 25 साल 30 साल पहले आपने IVF सेंटर का नाम सुना था जी? कभी किसी की कोई समस्या आ जाती थी वो अमेरिका जाके इलाज करा के आता था। आज हर शहर के अंदर अगर IVF सेंटर खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी ऐड दे करके, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा लगा करके IVF सेंटर में आइए। मेरे घर के बिल्कुल बाहर पंखा रोड के ऊपर एक बोर्ड लगा था, संतान चाहिए हमारे पास आइए, ये बोर्ड लगा था। इसके पीछे के कारण समझते हैं आप? नहीं समझते हैं। अपने देखे तो सही, लेकिन इसके पीछे के कारण हमें हिंदू सोसाइटी को जम के बताने पड़ेंगे। पहला कारण शादी लेट होना, दूसरा कारण नशा की जबरदस्त प्रवृत्तियां नौजवान में 18-19 साल में आ जाना, 10-12 साल में शरीर का खत्म हो जाना। नशे की प्रवृत्ति, सिगरेट शराब की प्रवृत्ति हमारी लड़कियों में बेहद बढ़ जाना। उसके पश्चात OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाले मसाले ने हमारे चरित्रों को जिस कदर नाश किया, उसका परिणाम अंत में आदमी थक हार करके IVF सेंटर के द्वार पे जाकर के खड़ा हुआ है। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर आने वाली इन कमियों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, और ये कैलकुलेशन हिंदू समाज को यहाँ बैठा करके नहीं बताएंगे, जैसे कभी लड़कियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए बताना पड़ा था, आज वो समझ गए हाँ ठीक है करनी चाहिए। अगर आज आर्य समाज ने ये काम नहीं किया, आप समझना आप समाज के साथ धोखा कर रहे। क्यों? दयानंद ने जिम्मेदारी आपको दी थी समाज को बचा के रखना। और चौथा एक और कारण बता देता हूँ जिस पे हमारा अक्सर ध्यान नहीं जाता। हमारे अंदर जो जिम खुल रहे हैं इस समय, हर शहर के अंदर बेहिसाब जिम खुल रहे हैं, और जिम के अंदर जिम का ट्रेनर कहता है अगर तेरे को बॉडी बनानी है तो ये वाली दवाइयाँ, ये सप्लीमेंट तेरे को खाने पड़ेंगे। वो सप्लीमेंट खाता जाता है, बाहर से फूलता जाता है, अंदर से खत्म होता जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। अत्यधिक खाई जाने वाली दवाइयों में पड़ने वाले स्टीरॉयड बच्चों की क्षमताओं को समाप्त कर रहे हैं। अगर आज जो चीज हमारे अस्तित्व को लेकर के प्रश्न पैदा कर रही है, अगर हमने उसको खुद ना एड्रेस किया, खुद ना सुना, खुद ना सोचा, तो मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा विनाश की तरफ जाएंगे। समाज को आपके द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन की जरूरत है। एक ये हिस्सा जो हमें खत्म कर रहा है, और दूसरा हिस्सा बंधु, ये तो बहुत बड़ी घटना है दादा जी जो आपने सुनाई। आज तसल्ली से सुनना, जल्दी मत करना बंधु। नाश्ते में पकोड़े भी बढ़िया थे, भूख नहीं लगेगी जल्दी। AC हॉल भी बढ़िया, बाहर गर्मी आनंद नहीं आएगा, आनंद यही आएगा। एक घटना, बिल्कुल जो घटना सुना रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन घटना सुना रहा हूँ आपके सामने। मेरे पास गाजियाबाद के एक नौजवान को लेकर के उनके पिताजी का मित्र आया। लड़के की आयु थी 20 साल और लड़के की हाइट थी 6 फुट 2 इंच। अपने घर में अकेला लड़का, बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है उसकी साहिबाबाद के अंदर, लोहे की फाउंड्री है बहुत बड़ी। अकेला लड़का
राजनगर गाजियाबाद के अंदर बहुत बड़ी उसकी कोठी, और पिता ये कहते हैं कि मेरा जीता जी आत्महत्या करने का मन करता है, अगर कुछ कर सको तो कर लो। अपने मित्र को भेजा कि किसी से मिलवाओ इस लड़के को ले जा करके। वो हनुमान रोड पर आए और आकर के मेरे को अलग कमरे में बैठा करके बोले, विनय जी, ये जो लड़का मैं जिसको साथ लाया हूँ, ये 20 साल का अकेला लड़का है, मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से पढ़ा हुआ है, ये मुस्लिम बन गया है। मैंने कहा ये मुस्लिम कैसे बन गया? बोले जी ना तो तलवार के कारण से बना, ना पैसे के लालच से बना, इसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति ऐसे प्रश्न डाल दिए गए कि इसका उत्तर देने वाला कोई नहीं। तो ये 2 साल से लगा हुआ है। मैंने कहा ये हुआ कैसे है? अब सुनना ध्यान से। उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मुस्लिम लेबर ने अपने मालिक के लड़के को हिंदू से मुसलमान बनाने का ठेका ले रखा है। ध्यान देना भाई, कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है। फैक्ट्री में काम करने वाला मुस्लिम लड़का जिसकी उम्र अमूमन 20-22 साल से ज्यादा नहीं होगी, वो अपने मालिक के लड़के पर डोरे डाल रहा है कि मुझे इसे मुसलमान बनाना है। उसके दिमाग में है कि मुझे एक एक व्यक्ति को मुसलमान बनाना है। हिंदू के बच्चे को ये नहीं पता कि मैं हिंदू हूं तो क्यों हूं। ये हिंदू धर्म ऐसे कब तक बच पाएगा? और ये बढ़ती हुई नास्तिकता हमारे समाज के परिवारों के बच्चों का दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। इस समय हमारे बच्चे ईश्वर की वास्तविकता को, ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। लड़कों से बात करके देखना, थोड़ी देर के 2 घंटे बैठना, बोले पापा ठीक है ना, मंदिर जा रहे हो ना, पापा बहुत है, मुझे ना कहना, जो हो रहा ठीक है बट ठीक है, जितना हो रहा बट ठीक है, आई डोंट बिलीव इन दीज ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। ये कॉलेज में जाने वाले, यूनिवर्सिटीज में जाने वाले अमूमन लड़के लड़की की कहानी है, वो ऐसे नहीं हुई। इन सारी चीज़ों से जो मैंने बताई, सोशल मीडिया, स्टैंड अप कॉमेडियंस, कॉमेडी शो, आने वाली मूवीज, टॉक शोज के माध्यम से उनके दिमागों के अंदर भर दी गई है कि कोई गॉड वॉड नहीं होता। ये मंदिरों के पंडितों ने अपने कमाई के लिए बनाए हुए धंधे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। असली ईश्वर पता नहीं, हमने बताया नहीं, नकली ईश्वर पर विश्वास नहीं हो रहा। तो उनके पिताजी ने कह के भेजा, देखो ये या तो मुसलमान बनेगा या ये आर्य समाजी बनेगा, अब ये हिंदू रहने वाला नहीं, इससे अच्छा है मुसलमान बनने से कि ये आर्य समाजी बन जाए, इसलिए किसी आर्य समाज से इसको मिलवा दो कैसे करके। तब उनके मित्र मेरे पास लेकर के आए जो मुझे पहले से जानते थे। लंबी चर्चा नहीं बताऊंगा, आपको इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। अगर ये प्रवृत्तियां हिंदू समाज के अंदर तेजी से बढ़ रही हैं तो इनको रोकेगा कौन? इनको टोकेगा कौन? इनको एड्रेस कौन करेगा? और अगर हमने नहीं किया, आपको लगता हो कोई और जगह, तो वो जगह बताओ आज बैठ करके कि कौन से मंदिर में, कौन से गुरुद्वारे में, कौन से धार्मिक स्थान पर, कौन सी संस्था आज इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने मंदिरों में समय निकाल करके बैठ रही है। उसका नाम बताओ तो फिर वहां चलें। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर उन कामों को शुरू करना हमारी जिम्मेदारी, जवाबदेही में करना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। इसलिए आर्य समाज मंदिर विचारों को देने का नाम है, देना शुरू करें। इन सभी चीजों को हमने चुनौतियों के चिंतन पुस्तक में लिख दिया है। ये पुस्तक भी उस दिन माननीय प्रधानमंत्री को दी, इसमें 8 लेख, सब लेख छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हैं। मैं बार बार कहता हूँ समय बदल रहा है, हमें बड़ी पुस्तकें ना पढ़े, हम छोटी पुस्तकों को पढ़ लें खुद। ये मैं आपके लिए कहता हूँ, पहले आप तो पढ़ लें इस समय की चुनौतियां क्या है मेरे सामने। इस समय इसमें 6 चुनौतियों के बारे में लिखा है, और 6 की 6 चुनौतियां इस देश को खोखला करने में पर्याप्त मेहनत करनी है, पर्याप्त मेहनत, पूरे षड्यंत्र हो रहे जबरदस्त। और 6 चुनौतियों की सच्ची घटनाएं भी हमने इसमें दी। बंधुओं, समय असीमित नहीं हुआ करता, लेकिन मैं आपके मन में केवल एक ही भाव जगाने की इच्छा से आया हूं कि आर्य समाज को अपने पुराने रूप में लौटना तो पड़ेगा। सत्संग मेरा निजी काम है, मैं करूं, लोगों को बैठाऊं, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे अब लोगों के जागने के चाहिए। अगर मुद्दे हमने वो नहीं दिए जिससे लोग त्रस्त हो रहे हैं, हर व्यक्ति समझ रहा है इन समस्याओं को जो मैंने आपके सामने बताया, हर व्यक्ति देख रहा है। यदि लड़का शादी नहीं करना चाहता, मेरे आसपास ही अनेक परिवार हैं जिनकी बेटियां, बेटों की शादी मतलब 32, 33, 34, 36, 38 साल हो चुकी है, शादियां नहीं हो रही, और अब इसके बाद में होंगी भी नहीं, 40 साल के बाद होंगी भी नहीं। परिणाम अरबों रुपयों की संपत्ति है उन परिवारों की जिनको मैं जानता हूं, लेकिन बच्चों की शादी नहीं हुई तो सोचो वो संपत्तियां अंत में कहां जाएंगी। हमने एक पोस्टर तैयार किया है, उस पोस्टर पे हमने ये लिखा है, बच्चे आपके कम तो लाभ ज्यादा किसका, सोचना आपने है, बाकी किसी ने नहीं सोचना। आपका पंजाब भी उस घेरे में आ चुका है पूरी तरह से, मलेरकोटला चले जाना और जगह पे भी चले जाना, कोई ज्यादा देखने की ज्यादा बात नहीं, आज के आसपास सारा मामला पैदा हो चुका है। तो बंधुओं, ये सम्मेलन होने जो जा रहा है,
उस सम्मेलन के प्रमुख विषय ये ही रहेंगे। आपको अपने आप महसूस होगा कि इस सम्मेलन में आर्य समाज ने आने वाले समय में किन विषयों पर समाज को जगाने का काम करना है। हम केवल उन्हीं चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। जब कोई चर्चाएं बड़े मंच से होती हैं, बड़े लोगों के मुख से चीजें जाती हैं, बड़ी भीड़ के माध्यम से जब दुनिया में चीजें फैलती हैं, तो वो चीजें समाज में कहीं ना कहीं पहुंचती हैं, किसी ना किसी रूप में तैरती हैं। हमने एक नाटिका तैयार की, एग्जाम्पल देता हूँ। हमने नाटिका तैयार की प्रधान जी कि आने वाले समय में शादी बारातों में ये बुआ चाचा भी बराती वाले दिए, बारात वाले दिए, और वो बैंड वाले दिया करेंगे, सप्लाई किया करेंगे। अपने तो होने ही नहीं है, तो इसलिए बैंड वाला कहेगा दो बुआ ले जाओ, दो मामी ले जाओ, दो चाचे ले जाओ, एक जीजा ले जाओ, एक 4 बच्चे फ्री में ले जाओ, क्योंकि बारातें अपनी होनी नहीं है ही नहीं। आने वाले समय में तीसरी पीढ़ी में देख लेना, अब बारातें नहीं हो। अब उस नाटिका को हमारे परिवार ने देखा, परिवार घर पर गया, घर पर जाके दोनों बेटों से बातचीत की। मैं परिणाम बता रहा हूँ, ये यथार्थ परिणाम है, इसमें कुछ झूठ नहीं। वो परिवार दिल्ली में मौजूद है। उसने कहा मेरे दोनों बेटों के एक एक बच्चा था। मैंने दोनों से कहा यार वो जो नाटिका में बात तो गलत नहीं है यार, कम से कम एक एक बेटी तो होनी चाहिए यार। दोनों बच्चों ने स्वीकार कर लिया। एक के बेटी हो गई, 30 तारीख को उसका नामकरण हो गया, 30 अगस्त को। दूसरे के बेटी कह रहे दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में दूसरी संतान हो जाए। जब हम बात कहते हैं तो उसका असर कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में पड़ता है। हम बात कहना छोड़ देते हैं, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बंधुओं, इस सम्मेलन में यही मुद्दे हैं, यही विषय हैं। इतिहास तो होगा 25%, लेकिन असली 75% की चर्चा इन विषयों को लेकर के होगी, जिनसे आने वाला समय हमारा पूरी तरह से आप सब और मेरे सबका भविष्य एक है, अलग नहीं है। अगर देश है हमारा तो हम हैं, और अगर यही नहीं रहा तो कोई पगड़ियां पहनेगा, कोई टोपियां पहनेगा, कोई हैट पहनेगा। आपका पंजाब की सबसे बड़ी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी विषय की थी, जिसका मैंने आपको अंदाजा दिया। पूरी थी इसकी चिंता, जबरदस्त थी उनके मन में चिंता इस बात को लेकर के। मैंने कहा सिर पर ये है और गले में ये टंगा हुआ है, अब बताओ कैसे बचाओगे। उन्होंने कहा पंजाब के लोगों को भी इसकी चिंता है या नहीं। ये शब्द थे, कहा जी यही शब्द थे ऐसे। उन्होंने कहा आप तो चिंता कर रहे हो, पंजाब के लोगों को भी इसकी चिंता है या नहीं। उन्होंने कहा जी मुझे लगता है, लेकिन कुछ अनुकूलताएं चाहिए कि हम इसमें और ज़्यादा काम कर सकें। बंधुओं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप आगे आएँ, आप बढ़ें। आपसे ही लोग अपेक्षा रखेंगे और किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे। रात दिन ये करने वालों से अपेक्षा नहीं रखेंगे, आकर के वो समाज को जगाएगा। सुबह शाम जाकर के चढ़ाने वालों से अपेक्षा नहीं रखेंगे कि समाज में आकर जाए। वो अपना काम जो कर रहे हैं अच्छा काम है, उसमें रोकने का कोई फायदा नहीं। पर कहो भाई जो तुम कर रहे हो करते रहो, इसको तो देख लो क्या आगे तुम्हारे होने वाला है। अब उस विरोध का समय नहीं है उतना, लेकिन यहाँ बैठा करके इस समाज की चिंता से अवगत करा दो, वो अगले दिन हवन पे आने लगेगा, अपने आप ही बैठ करके यज्ञ में आहुति देने लगेगा। कोई आवश्यकता नहीं उसको ये बताने। इसलिए बंधुओं, इन मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चाएं होंगी, बड़े स्तर पर होंगी। इसके लिए वीडियोस तैयार किए गए हैं, इसके लिए भाषण, इसके लिए युवा गोष्ठियाँ, इसके लिए अलग अलग मंचों से अलग अलग हॉल्स में कार्यक्रम चलेंगे, पूरे पैरेलल हॉल्स में। कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। बड़े मंच के ऊपर अलग कार्यक्रम, छोटे मंचों पे अलग कार्यक्रम, छोटे हॉल्स में अलग कार्यक्रम, शाम के मैदान में बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेंगे। इस तरह से 30 तारीख की सवेरे ही आयोजन शुरू होगा। जो भी महानुभाव है 29 की रात तक आ जाएं, बहुत आनंद आप लेंगे। और चारों दिन वहाँ रह करके कमरे बुक कराएं। मेरे को अभी जलंधर अमृतसर वाले मेहरा साहब आए कि नहीं आए? मेहरा साहब नहीं आए, मेरी सवेरे बात हुई। वो ये कहने लगे भी हमने 40 लोगों ने आना, हमारे 20 कमरे आप बुक कर दें। मैं तो आपसे भी कहूँगा अपने रूम्स बुक कराएं वहाँ पर। सामान्य जो व्यवस्था होती है कितना भी करें उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं। हम अपनी ओर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आत्मा मंदिरों में भी करेंगे, विद्यालयों में भी करेंगे, धर्मशालाओं में भी करेंगे। पर हम सब सक्षम हैं, तो सक्षम हैं, जो चाहते हैं वो अपने रूम्स बुक कराएं और इस सम्मेलन से कुछ लेकर के आने की तैयारी करें कि हमने अब अगले 150 साल में आर्य समाज को लेके जाना है। हमारे पूर्वजों ने हमें ला करके यहाँ तक छोड़ दिया और जो कुछ उन्होंने कर दिया मैं वो नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाना मेरे बस की नहीं है, इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनवाना मेरे बस की नहीं है। वो मेरे पूर्वजों ने कर दिया, ये उनका एहसान मेरे ऊपर है, जीवन पर भूलूंगा नहीं। लेकिन अब इनके माध्यम से समाज को संदेश देना ये मेरी अब जिम्मेदारी है, अब मुझे उसको पूरा करना है। इसलिए उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, माननीय विनोद जी यहाँ बैठे, बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, आपकी पंजाब सभा के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल चलते हैं। उन्होंने एक बात कही कि आपके स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप उन तक ये मैसेज पहुंचा पा रहे हैं जो बातें आपने मेरे सामने रखी?
ये स्पेसिफिकली उन्होंने एक बात कही कि आपके स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो आपके अंदर जो चिंतन चल रहा है, क्या ये उन स्कूलों के बच्चों तक पहुंच रहा है? मैंने कहा कि कुछ कम पहुंच रहा है। अब थोड़ा सा उसका प्रयास और करेंगे कि हर बच्चे तक ये बातें पहुंचे। स्वदेशी की खासकर उन्होंने बात रखी कि स्वदेशी की बात हर बच्चे तक पहुंचाइए। हर बच्चा अपने घर में जाकर के ये कह दे मेरे घर में भारत का बना हुआ सामान आना चाहिए। तो भारत का बना हुआ क्या मतलब? बोले कोई भी कंपनी हो जो भारत में सामान बनाती हो वो ठीक है, भारत का है, बस जिसका पैसा भारत के मजदूरों को मिलता है वो भारत का सामान हो गया। तो मैंने कहा भाई ये हम काम करेंगे। इसलिए पंजाब के अधिकारियों से भी मेरा एक अनुरोध ये है कि अपने सब स्कूलों के अंदर हम स्वदेशी का एक अभियान चलाएं। छोटा सा फॉर्म 4 लाइनों वाला, मैं अपने घर में स्वदेशी सामान उपयोग करूँगा और हर बच्चा अपने घर में साइन कराए, स्कूल में लाके जमा कराए। माइंड मेकअप होता है, आदमी सोचता है, बच्चा सोचता है, घर में मैसेज जाता है, छोटी सी की जाए, छोटी सी स्लिप है, 5 पैसे की स्लिप बनेगी रफ कागज की, छोटे से कागज हम बच्चे को दें कि बेटा घर में जाके माता पिता से अगर ठीक समझे तो साइन करा के देना। मैसेज पहुंच गया, मकसद तो मैसेज पहुंचाने से है ना। आज हम नारा क्यों लगाते हैं? जो बोले सो हवे, अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए। उससे क्या होना? कुछ भी नहीं, लेकिन उत्साह बढ़ता, ये मैसेज है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों को कहा है, मुझे लगता है हमें उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं सम्मेलन की बात पर लौटता हूँ। 30 तारीख की सुबह सम्मेलन शुरू होगा। 8 हॉल्स में अलग अलग आयोजन चलेंगे। शाम को बहुत बड़ा आयोजन ऋषि ध्यान की जो निर्वाण दिवस है उसके अवसर पर उनके जीवन की बहुत भव्य झांकी और अंतिम दृश्य, एक तरह से हमारे को मैसेज देने वाला दृश्य। और उसके पश्चात में 12,000 13,000 नौजवान बच्चे एक साथ बहुत भव्य यज्ञ करेंगे। वो सीन अपने आप में देखने योग्य होगा, इसलिए वहां पर जाएं। 30 तारीख को ये कार्यक्रम और 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े महासम्मेलन जो होने जा रहा है बड़े हॉल में, उसका उद्घाटन करेंगे। दोपहर को पधार करके लगभग 2 बजे उनके आने का समय है। हम सबको 11 साढ़े 11 तक अवश्य स्थान अपना ले लेना चाहिए, भीड़ संख्या ज़्यादा होगी और ये विलक्षण दृश्य रहेंगे, हम सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए। 38 देशों से लोग आ रहे हैं, सुरीनाम से, गयाना से, आपके त्रिनिदाद से, फिजी से। ये वो दुनिया है जहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और 48 घंटे से कम समय नहीं लगता, 2.5 लाख रुपए से कम का टिकट नहीं आता। वहाँ से 12 लोग, 13 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ऑस्ट्रेलिया से 48 लोग आ रहे हैं, हॉलैंड से 52-53 लोग आ रहे हैं, अमेरिका से 70 के करीब लोग आ रहे हैं। इतनी दूर दूर से लोगों का आना, आरे परिवारों का, बांग्लादेश से आ रहे हैं। गृह मंत्री से मिले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के वीज़े की समस्या, उनका निश्चिंत रहिए, आर्य समाज के जो लोग वहाँ से आना चाहें उनका वीज़ा देंगे। तुरंत उन्होंने हाँ करी और उनकी अप्लाई भी हो गई। उन्होंने पाकिस्तान में भी आर्य समाज की ज्योति जला के रखी है, वैदिक धर्म की ज्योति जला के रखी है, बांग्लादेश की विपरीत परिस्थितियों में जला के रखी है। ये हमारे लिए एक विलक्षण समय मिले। पूरे आर्य समाज का परिवार जो हमारे पूर्वजों ने मेहनत से तैयार किया था, उनकी बहुत सुंदर स्मृति वाटिका देखेंगे। स्मृति वाटिका बनाई गई है जिसमें हमारे सब महान पुरुषों के चित्र और उनके कार्यों का वर्णन है। पहली बार ऐसी स्मृति वाटिका बनाई है जिसमें आपको 150 सालों के 600 से ज्यादा महापुरुषों के दर्शन। ये भी आर्य समाजी कह रहे हैं, ये भी आर्य समाजी थे। हमें नहीं पता हमारे आर्य समाज को किन किन्होंने सींचा है अपना खून पसीने से, हमें नहीं पता। वो स्मृति वाटिका में देखेंगे आप। और दुनिया में आर्य समाज क्या क्या काम कर रहा है। मैंने कल डीएमसी का क्यों लिया, मैंने कल भाई साहब से डीएमसी के बारे में पूछा, क्योंकि हम चाहते हैं डीएमसी का भी वहाँ पे बहुत शानदार फोटो चित्र लगे और बताया जाए कि पंजाब में डीएमसी जो कॉलेज है, डीएमसी जो है आर्य समाज द्वारा स्थापित है और आज इतनी बड़ी संस्था के रूप में मानवता की सेवा कर रहा है। पता तो लगे। डरबन के अंदर कितना बड़ा अनाथालय है, सबसे बड़ा मैं कहता हूँ उसको, 40-50 एकड़ से ज्यादा जगह में डरबन साउथ अफ्रीका में बना हुआ अनाथालय, उसका भी मान आप देखेंगे। फिजी के अंदर यूनिवर्सिटी है फिजी, वो आर्य समाज द्वारा चलाई जाती है। उसके 4-3 कैंपस हैं, मेडिकल से लेकर के सारी पढ़ाइयाँ वहाँ पर होती हैं। ये सारी चीज़ों को आपको देखने का विलक्षण अवसर, उपयोगी अवसर रहेगा। इसलिए अब मैं निमंत्रण पर आता हूँ।